नमस्कार। मैं डॉक्टर इतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम सुरकांत त्रिपाठी निराला की एक कहानी का पाठ करेंगे। निराला कवि के रूप में ही जाने जाते हैं। उनकी कविताएं हिंदी जगत में बहुत प्रसिद्ध हैं। हर विद्यार्थी उनकी कविता को पढ़कर ही आगे बढ़ता है और उनकी कई तरह की कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में भी हैं और शौकिया भी लोग पढ़ा करते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं। कुछ कहानियां तो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं और कुछ कहानियां उन्होंने अपने संपादकत्व में निकलने वाले मतवाला में भी लिखी हैं तथा अन्य पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई हैं। उनके कुल 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, लिली, सखी और सुकुल की बीवी। आइए हम उनकी इस कहानी का पाठ करते हैं। कहानी का शीर्षक है प्रेम पूर्ण तरंग। यह कहानी सन 1923 के मारवाड़ी सुधार नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो कलकत्ता से निकलती थी। तो मारवाड़ी सुधार पत्रिका में छपी इस कहानी का हम पाठ करते हैं। कहानी का शीर्षक है प्रेम पूर्ण तरंग। बाबू प्रेम पूर्ण मेरे अभिन्न हृदय मित्र हैं। मेरे बीए क्लास के छात्रों में आप ही सबसे वयोज्येष्ठ हैं। आपकी बुद्धि की नाप तौल इस वाक्य से पाठक स्वयं कर ले कि जब मैं कॉलेज में भर्ती हुआ तभी से आप कॉलेज की चौथे साल की पढ़ाई रट रहे हैं। गोया मेरे देखते देखते बीए की परीक्षा में 3 बार फेल हो चुके, किंतु फिर भी आप प्रतिभा से प्रवंचित नहीं हैं। यदि किसी को उनकी प्रखरता की परीक्षा लेनी हो तो उनसे वाद विवाद और चाहे वितंडावाद तक करके देख लें। उनके वाग्वाणों के अव्यर्थ संधान से प्रोफेसरों के भी हाथ से पुस्तक छूट पड़ती है, मारे भय के या मारे क्रोध के। यह बतावें तो वही बता सकते हैं। प्रेम पूर्ण को ऐसे और भी अनेक गुणों से आप पूर्ण पाइएगा। इन्हीं कारणों में से हम लोगों ने आप ही के सिर पर लीडरी का सेहरा बांधा है। किसी भी पराक्रमी तर्क शिरोमणि की क्या मजाल जो हमारे प्रेम पूर्ण जैसे वाक्सित धुरंधर विद्या लवणार्णव के रहते छात्रालय के सरस्वती के सपूतों को नीचा दिखावे। अगर कोई बुरी लत उनमें है तो वह है रोमांस की तलाश। जब देखिए आप रोमांस के भूखे ही रहे। फेल होने का यह भी एक मुख्य कारण है। बिना रोमांटिक नॉवेल की कुछ पंक्तियों की आवृत्ति किए रात को आपकी आंख नहीं लगती। संक्षेप में आप कई विचित्र भावों के आधार हैं, नहीं पूर्णाधार हैं। सबसे उल्लेखनीय कौतुक तो यह है कि प्राचीन काल के नामों की तरह ज्योतिर्विदों ने आपका नाम गुणानुसार ही रखा है। बिहारी सतसई के हर एक दोहे को अपने छात्र जीवन में ही सार्थकता की चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। कदाचित आप हिंदी लिखना जानते होते तो बिहारी सतसई तथा अपर श्रृंगारी कवियों की कृति पर सजीव भाष्य लिख देते। फिर भी आपकी अनुदार मूर्ति से हिंदी साहित्य का पिंड छुड़ाने के लिए लोग हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के आसन पर आपको प्रतिष्ठित करके सविनय कहते ही, खुलकर न सही मन ही मन सही, कि प्रभो अब दूरम पसत साहित्य का सत्यानाश खूब किया आपने, बस अब कृपा कीजिए। हम लोग प्रेम पूर्ण की प्रेम कथा सुनते सुनते ऊब गए थे। बंकिम बाबू ने अपने उपन्यासों में किसी नायक को एक से अधिक नायिका नहीं दी। हाँ, कहीं कहीं अशुद्ध प्रेम को विशुद्ध या विशुद्ध को अशुद्ध करने के विचार से उन्होंने एक नायक के पीछे 2-2 नायिकाओं को प्रेम के कटीले मार्ग पर चलाया है। कदाचित एक नायिका के पीछे 2-2 नायक को भी भिड़ाया है। हम इसकी कसम नहीं खाते, अस्तु। यही हाल शेक्सपियर का भी है, परंतु यहाँ तो एकमात्र नायक प्रेम पुण्य के पीछे एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अगणित नायिकाएं प्रेम पुण्य के पास प्रतिदिन एक नई नायिका की चिट्ठी आती है। ताज्जुब तो यह कि इनकी सभी नायिकाएं पढ़ी लिखी होती हैं।
किसी के पत्र में लिखा है, आपको देखकर जी व्याकुल है। किसी के पत्र में, रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते बदलते रात पार हो गई। किसी के पत्र में है, बिन देखे नहीं चैन। प्रेमपूर्ण से जब पूछिए, कहाँ चले यार मेरे, तब यही एक उत्तर सुनिए कि इससे मिलने जा रहा हूं, उससे मिलना है, पत्र आया है। प्रमाण स्वरूप पत्र खोलकर दिखा देते। वे कोई ऐसे वैसे प्रेमी नहीं है कि मुंह छिपाते, दिल के बड़े पाक साफ है। उनका अधिकांश समय इस प्रकार प्रेमिकाओं से मिलने में ही व्यतीत होता है। उनके फेल होने का यह एक गौरवपूर्ण कारण है। आज सुबह को मैं माधुरी में प्रकाशित द्विवेदी जी का एक लेख पढ़ रहा था कि प्रेम पूर्ण हाथ में चिट्ठी लिए आ पहुंचे। जो कर लेख का शीर्षक देखते ही कहा, क्या पढ़ते हो? इस नीरस लेख में क्या रखा है? जरा इधर देखो, यह पत्र पढ़ो तो। वह सरस शैली है कि पढ़ते ही मुग्ध हो जाओगे। फौरन मेरी समझ में आ गया कि यह वही नित्य की क्रिया है। मैंने झुंझला कर कहा, जब तक मैं इस लेख को समाप्त न कर लूंगा तब तक तुम्हारी चिट्ठी नहीं पढ़ सकता। यह विद्वान का लेख छोड़ दूं और तुम्हारे प्रेम पत्र में किसके कलेजे में कटार भोंका है देखूं, क्यों ना? लेख समाप्त करके प्रेमपूर्ण की चिट्ठी पढ़ने लगा। लिखा था, जब से आपको देखा तब से जी बेहाल है। यही आशा लगी है कि आप कब मिलेंगे। लिखने को तो बहुत जी चाहता है, परंतु ज्यादा लिखूंगी तो आप भी क्या समझेंगे। लज्जावश हृदय के भाव प्रकट न कर सकी, और प्रकट करना असंभव भी है। आप सहृदय हैं, समझने में देर न होगी कि मैं किस हालत में हूँ। रथ यात्रा के दिन बड़ा बाजार में मिलिए, अवश्य मिलिए, नहीं तो मैं जान पर खेल जाऊंगी। तरस तरस कर मरने से एक दिन कूच कर जाना कहीं अच्छा है। मैं आपकी तरंग। पत्र को मैंने ध्यान से पढ़ा। मेरी दृष्टि अंत की 4 पंक्तियों में अटकी। देखकर प्रेमपूर्ण बोले, यह सब इस देव दुर्लभ सौंदर्य की करामात है बच्चू, समझे? मैंने पूछा, और संग का असर बड़े बड़े पर पड़ जाता है कि? क्यों जी, तुमने कहीं वशीकरण तो नहीं सिद्ध कर लिया? क्या बात है जो तुम्हारे पीछे स्त्रियां इस तरह हाथ धोकर पड़ जाती हैं? कुछ हमें भी सिखाओ, तुम्हारा बड़ा जस मानूंगा, सच कहता हूं। प्रेम पूर्ण ने कहा, क्या सिखावें? तुम्हारे चेहरे पर कहीं लावण्य का नाम भी तो हो। तुम्हें तो देखते ही शुष्कम काष्टम तिष्ठित अग्रे की याद आ जाती है। अगर मेरी तरह इस असार संसार में स्वच्छंद विहार करना चाहो तो भरते जाओ रोमांस के भाव। जब सिद्ध हो जाओगे तब तुम्हारा हृदय ही प्रेम के का केंद्र बन जाएगा। फिर तो चुंबक पत्थर लोहे को वह कहीं भी हो आप खींच लेगा। मैंने कहा, ठीक है, तो सिद्ध कब तक हो सकूंगा? इसकी कोई मियाद नहीं। मेहनत जितनी ही करोगे मजा उतना ही चखोगे। आज रथ यात्रा का दिन है। कॉटन स्ट्रीट की कौन कहे, सेंट्रल एवेन्यू में भी गाड़ियों का तांता देख पड़ता है। फुटपाथ न होते तो आदमियों का चलना मुश्किल था। कितने ही लोग तो केवल इसी सुविधा के कारण कि भीड़ की जांच पड़ताल और अखबारों के लिए समाचार संग्रह करना छोड़ सरकार की भरमूर तारीफ करने लगे। अनेकों ने अनेकों को यह कहते सुना, सरकार दयालु दान नहीं देता है और दया से दान। इस उच्छ्वासमयी कविता को सुनते ही किसी समालोचक महोदय से न रहा गया। वे बोल उठे, सरकार की जगह सरकर होता तो छंद शुद्ध उतरता। सरकार शब्द कानों को कोंचता है। इस प्रेम पूर्ण का और ही हाल था। पास तो उसके छदाम न था, लेकिन रौब दाब देखिए तो लखपति की भी शान को मात करते थे। वह ट्रैंगल कट फैशनेबल बालों की बहार, वह इलाहाबादी सिर पर लखनवी ठाट बाट से बनारसी टोपी, आधुनिक सभ्यता के अदब से वह बैसाखी मुस्कुराहट, नुकीली नाक पर वह चश्मा, हरे हरे हाथ में रिस्ट वॉच, पैरों में दिल्ली का कामदार जोड़ा। कहाँ तक लिखें? गोया आपके चेहरे पर प्राच्य और पाश्चात्य भाव एक दूसरे से सप्रेम आलिंगन कर रहे थे। पीछे चोटी और आगे इंग्लिश फैशन। उधर कानों के दोनों बगल में बाल नदारत
और इधर मूछें हवा में हिलोरे ले रही थी। बेचारे ने तमाम मेला छान डाला, पर कहीं कोई नहीं। किसी की मोटर निकलती, बग्घी आती, तो आपके प्रेम पिपासु नेत्र स्वागत के लिए बढ़ जाते। किसी महिला की मोटर किले के मैदान की ओर जाती, तो आपकी मुरझाई हुई आशा की कली पर वासंती मलय का एक मधुर झोंका सा लग जाता। हृदय में ध्वनि गूंज उठती, वह आई। उच्छ्वास का झोंका खाकर खिला हुआ प्रेम कुसुम प्रेमिका की सेवा में स्वीकृत होने के लिए जाता, परंतु बदले में मिलती थी घृणा, तिरस्कार और प्रत्याख्यान। इस तरह बेअदबी का नतीजा हाथों हाथ मिल जाता था। परंतु आदत भी बुरी बला होती है। दूसरे आशा इतनी सहज क्यों छूटने लगती? एक न हुई तो दूसरी अवश्य होगी। बस इसी विश्वास से एक दूसरी मोटर पर नजर डालते, वहां से भी चोट खाकर वापस आना पड़ता। यदि कली महाराज समय के सम्राट न होते तो उस दिन आप पर जैसी मूसलाधार अग्निवर्षा हुई, उसे देखकर तो यही अनुमान होता है कि आप भस्म हुए बिना हरगिज न बचते। आपके बाप दादों के बड़े भाग्य थे जो सही सलामत घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही प्रेमपूर्ण मुझसे सारी विपत्तियों का बयान करने लगे। इतने में डाकिया चिट्ठी लेकर आया। एक पत्र प्रेमपूर्ण का भी था। लिफाफे के हस्ताक्षरों पर नजर पड़ते ही उनके चेहरे पर दूसरी रोशनी छा गई। मैंने पूछा, क्यों भाई, क्या है जो मन ही मन खुश हो रहे हो? वही रोमांस की हंसी आकर बोले, उसी का पत्र है। क्या लिखा है सुनो। हमारे प्यारे, मेरे भाग्य ही खोटे थे जो रथ यात्रा के दिन मैं आपसे नहीं मिल सकी। क्षमा कीजिएगा। आपकी सेवा में मैंने जो पत्र भेजा था उसमें यह लिखना भूल गई थी कि अमुक स्थान पर आपसे मैं मिलूंगी। यह मुझे तब मालूम हुआ जब मैंने आपके पत्र की दूसरी कॉपी देखी जो मेरे पास ही थी। अब आप मुझे अल्फ्रेड थिएटर में फर्स्ट क्लास में अवश्य मिलिए। आपकी ही तरंग। शाम हो गई। प्रेमपूर्ण बातचीत करना भूल गए। मुझसे कहा, अब देर न करनी चाहिए। आज पत्नी प्रताप का खेल होगा। बड़ी भीड़ होती है। जल्दी न जाएंगे तो टिकट नहीं मिल सकता। आज भेंट अवश्य हो जाएगी, क्यों न? इन इतने प्रश्नों का एक ही उत्तर था, सो मैंने न में हाँ मिलाकर बेमेल का मेल पूरा कर दिया। रात के 2 बज चुके थे। दरवाजे की खड़खड़ाहट से मेरी नींद उचट गई। जब किसी की सुख की नींद में बाधा पड़ती है, तब विघ्नकारी चाहे परम मित्र ही हो, परंतु इस हरकत से नवाबी की यह याद आती है कि दुश्मन का सिर काट लेने को जी चाहता है। नामर्द जमाने से तंग आकर किसी बेगुनाह को कोसते हुए उठा और दरवाजे के पास जाकर पुकारा, कौन है? अरे यार, मैं हूं, प्रेमपूर्ण। आवाज बेजान थी। बस इतनी भूमिका से प्रेमपूर्ण के वियोग गान का नाटक का बहुत कुछ पता मिल गया। आखिर दरवाजा बंद करके मैं उन्हें अपने कमरे में ले गया। फिर तो वह विशुद्ध प्रेम के कौतूहल के आगे नैनन को छोड़ नींद बैरन विदा भई, और लगा मैं पूछने कि आज आपने अपनी तरंग में कितने गोते लगाए, बहे, डूबे या सदेह बचाए। प्रेमपूर्ण के सचिंत मौन से यह सूचित हो रहा था कि उनकी तरंग ही नहीं आई। फिर कौन गोते लगाता? विरक्ति के भय से मुझे ज्यादा छेड़छाड़ करना का साहस न हुआ। न जाने वे अपनी उदास आशा को किन वाक्यों से और कब तक समझाते रहे। सुबह होते ही प्रेमपूर्ण का एक और पत्र आया। पत्र किसने लिखा, इसकी बिना ढूंढे तलाश किए ही मेरे मुंह से निकल गया, हो तो यार चुंबक पत्थर, पर लो खींच, या कि खींच जाओ, लो बुलाया है कि खुद जाओ। मेरी कवित्व कला में दूसरों के लिए भले ही सरसता की मात्रा न हो और वे आंखों से पढ़कर कानों से उसे बाहर निकाल दे, पर प्रेमपूर्ण तो उसे सुनते ही खिल उठे। मुझे रोमांस की नजर से देखते हुए उन्होंने लिफाफे को बंद किया। रात भर की परेशानी और सुबह की खुमारी एक ही सेकंड में गायब। प्रेम का भी अजब हाल होता है। पत्र पर प्रेम पूर्ण की प्रीति की जो दृष्टि पड़ी, उसका बयान मैं तो तुच्छ हूँ। मेरे विचार में चतुरानंद तो क्या, 1000 मुंह वाले शेष जी भी न कर सकेंगे। पत्र में लिखा था, प्रिय, कल मेरे साथ मेरे बड़े भाई भी थिएटर देखने गए थे।
लाचार होकर मुझे जनाना सीट में रहना पड़ा। यही कारण है कि मैं आपसे नहीं मिल पाई। क्षमा कीजिएगा। कल जगन्नाथ घाट में मिलिए। मैं गंगा नहाने जाऊंगी। वहां मुझे कौन रोक सकता है। दर्शन अवश्य होंगे। वही यह हृदय हार उपहार स्वरूप अर्पित होगा। श्री गंगा जी से बढ़कर साक्षी और कौन है। इति आपकी अनुराग भरी तरंग। बस फिर क्या था, प्रेम पुण्य के रोम रोम से आनंद छलक पड़ा। घाट की तैयारी होने लगी। आज उन्होंने मेरी कोई सलाह नहीं ली, चुपचाप उठकर चले गए। लौटे तो चेहरे पर उदासी की काली घटा उमड़ रही थी। कुछ पूछने से पहले ही मालूम हो गया कि इस बार भी वह खाली गया। इस एक हफ्ते के अंदर प्रेम पुण्य का प्रेम कलश वियोग की विकट ज्वाला से सूख कर ठनक गया। शरीर सूखकर कांटा तो नहीं हुआ, पर आधा जरूर रह गया था। मौसमी बरसात थी, वरना इस वियोगी की आह क्या न कर डालती। यह कोई महाकवि शंकर जी से पूछ ले। डाक या फिर चिट्ठी लेकर हाजिर हुआ। इस बार प्रेम पुण्य का हौसला इतना पस्त हो गया था कि जान पड़ा मानो पत्र के लिए हाथ बढ़ाते हुए उन्हें शक्ति से बाहर काम लेना पड़ा। पत्र में लिखा था, मूर्ख चंद, जाह्नवी जी की असंख्य तरंगे देखने पर भी तुम्हें तरंग की याद नहीं आई तो न सही, पर क्या वहां तुम्हें चुल्लू भर पानी भी नहीं मिला। मैं हूं एक तरंग। मैंने कहा, एक उपाय अब और करके देख लो। 29 डियर लेन में कौन रहता है उसका भी पता कर लेना चाहिए। चिट्ठी के नीचे लिखा था, 29 डियर लेन, कलकत्ता। मेरी बात मानकर बेचारे प्रेमपूर्ण 29 डियर लेन तक गए। वह प्रेमिकागार के बदले छात्रागार निकला, जिसमें उन्हीं के सहपाठी छात्र रहते थे। सब के सब उन्हें देखते ही हंस पड़े। धन्यवाद।